रीता जरत, MBBS MD, चर्म रोग स्पेशलिस्ट और एलर्जी पे काम करने एलर्जी के डॉक्टर हूँ। यहाँ जालंधर में प्रैक्टिस करती हूँ और PL के साथ अटैच हूँ। पहले 33 साल मैंने सरकारी नौकरी में काम किया और उसके बाद से मैं फिर एलर्जी का काम करना शुरू किया। तो इस समय मेरी स्पेशलिटी है कि मैं स्किन के पेशेंट्स, चमड़ी के पेशेंट्स और चमड़ी की बीमारियों के मरीज और एलर्जी का पूरा काम देखती हूँ। एलर्जी हमारे रोग प्रतिरोधक प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से पैदा होती है, जिसके कारण हमारा शरीर जो आम जिन चीजों को हम एक्सपोज होते हैं जैसे कि धूल, मिट्टी, पौधे, फफूंद या फंगस, इसके अलावा खाने पीने की जो इस्तेमाल की जो चीजें, जो केमिकल्स जिनके कांटेक्ट में हम रोज आते हैं, जैसे हमारे कॉस्मेटिक्स, कोई भी जो हम शरीर पे लगाने वाली चीजें इस्तेमाल करते हैं या जो दवाइयाँ हम कुछ लोगों के लिए लेते हैं, उनकी तरफ जब हमारा रिस्पॉन्स डिफरेंट हो जाता है, यानी कि जो हमें फायदा उनसे मिलना चाहिए उसकी बजाय हमारा शरीर में जैसे वो नुकसान करती है, उसको हम एलर्जी बोलते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा इम्यून सिस्टम जैसे दिन ब दिन कमजोर होता जाता है, या फिर जब हम पैदा होते हैं तो कुछ इम्यून डेफिशिएंसीज हमारे में जन्मांतरू जन्म से लेके ही होती है। तो ऐसे लोग जो कि मतलब जिनकी इम्यूनिटी किसी कारण की वजह से, प्रॉपर खाना ना खाने की वजह से, कोई डेफिशिएंसीज की वजह से इम्यून सिस्टम उनका वीक हो गया है, या फिर वो ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहाँ इन चीजों को बहुत ज्यादा एक्सपोज होते हैं, जैसे कि कोई धूल मिट्टी वाली जगह पे कोई सफाई सेवक काम कर रहा है जो कि धूल को रोज रोज एक्सपोज होता है, तो उनको ये एलर्जी की बीमारी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये हमारे काम पे निर्भर करता है। कहीं फैक्ट्रीज में हम काम कर रहे हैं जहाँ कई तरह के केमिकल्स को हम रोज एक्सपोज होते हैं, तो उनमें एलर्जीज होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह कई एलर्जीज जो होती हैं जो कि जन्म से भी हो सकती है। एलर्जीज जैसे मैंने पहले बताया कि हमारी रोग प्रतिरोधक प्रणाली जो होती है, इम्यून सिस्टम जिसे कहा जाता है, उसकी कमजोरी की वजह से ज्यादा होती है। और ये प्रणाली जो रोग प्रतिरोधक प्रणाली हमारी बढ़ती हुई उम्र के साथ भी हो सकती है और ये जेनेटिक एलर्जी कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जैसे धूल, मिट्टी, पौधे, फफूंद, फंगस, ये सारी चीजें जब हमारे अगर तो हमारी सांस की नली में जाके हमें कुछ गड़बड़ी करती हैं तो हमें हमारे फेफड़ों में जैसे एलर्जी हो सकती है, जिसकी वजह से हमें लगातार कफ का होना, खांसी का होना, लगातार नाक बहनी, छींकें आना, जुकाम की प्रॉब्लम, या फिर हमारी चमड़ी पे ये चीजें असर कर सकती हैं, जैसे कि हमारे शरीर में चकत्ते पड़ना, खारिश होना, धप्पड़ जिसको कियाटिक एरिया बोलते हैं, उस तरह की कोई प्रॉब्लम होनी, या हमारे जैसे कई बार बचपन से ही चमड़ी पे लाल निशान, चेहरा लाल रहना, सिर में छिलके पड़ना, इस तरह से कई बीमारियां जिसको कि एटोपिक डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं, ऐसी चीजों का जन्म देता है। इसके अलावा एलर्जी हमारे आंखों पे असर कर सकती है, लगातार आंखों में लाली आना, आंखों में खारिश होना, उसको भी आई एलर्जी के नाम से हम जानते हैं। और इसी तरह हमारी खाने की नली में जैसे कुछ चीजें हमारे शरीर को बर्दाश्त नहीं होती, जैसे कि सिंपल व्हीट या कनक जो हम रोज खाते हैं, कई बार जिनको व्हीट से एलर्जी होती है, हमारी खाने हमारे गैस्ट्रिक सिस्टम में जाके सोजिश करती है और उसकी वजह से हमारे शरीर में कुछ भी पच नहीं पाता। जो भी खाते हैं, जैसे जो भी विटामिन मिनरल्स खाने के रास्ते से ही जो जाते हैं हमारे शरीर में, वो हमारे शरीर में जज्ब नहीं हो पाते और हमें डेफिशिएंसीज हो जाती है। तो इसको हम फूड एलर्जी कहते हैं। सबसे ज्यादा कॉमनली हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या श्वास नली जो होती है सबसे ज्यादा वो इफेक्ट होती है, जैसे नाक, साइनसेस, गला,
फेफड़े, ये सबसे ज्यादा कॉमनली इफेक्ट होते हैं। इसके अलावा आंखों की एलर्जी भी बहुत कॉमन है, चमड़ी की एलर्जी काफी कॉमन है। इसी तरह पेट की, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि पेट की एलर्जी भी हो सकती है। एंड एलर्जी से कई और बीमारियां भी, जैसे माइग्रेन भी कई बार, तो सिर में दर्द होता है, आधे सिर में दर्द कई बार एलर्जी के साथ भी होता है। एलर्जी एक हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम का एक गड़बड़ी की वजह से होती है। आमतौर पे जो एलर्जी के सिम्टम्स या देखने को मिलते हैं, लक्षण जो देखने को मिलते हैं, ज्यादा छींकों का आना, नाक से पानी बहना, गले में खराश होनी, खांसी, या जल्दी जल्दी पेट खराब होना, पेट में दर्द रहना, और चमड़ी के मैंने जैसे पहले आपको बताए थे कि शरीर पे सोजिश रहना, किसी खास तौर पे सोजिश रहना जो कि आती जाती रहती है, कि सोजिश आई, थोड़ी देर में कुछ घंटों में हट गई और फिर से आती, या शरीर पे कुछ ऐसे दाने या निशान जो कि परमानेंट आपको खारिश देते रहते हैं। एलर्जी के बारे में जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन इसके बारे में पता होना चाहिए कि मैं हूँ तो मुझे किस किस चीज से एलर्जी हो सकती है, ताकि मैं अपना उस हिसाब से, जैसे खाने पीने में अपने प्रिकॉशंस ऐसे हैं कि मैं इस्तेमाल कर सकूं। जैसे आप देखिए बाहर के देशों में जब आप कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपको किसी चीज से एलर्जी तो नहीं। वहाँ लोग अपनी टेस्ट किट्स मंगवा के खुद अपना एलर्जी प्रोफाइल भी तैयार करते हैं, ताकि उन्हें पता रहे कि उन्हें किस खाने पीने की चीजें से एलर्जी है, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका हम कारण ढूंढ नहीं पाते। तो कहीं घूम फिर के कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी डाइट को इम्प्रूव करके, कुछ चीजों की एलर्जी के बारे में पता करके, हम कुछ अपनी बीमारियों को कुछ हद तक उन पे काबू पा सकते हैं। सबसे पहले तो ये पता लगना चाहिए कि एलर्जी है किस चीज से। अगर हमें ये पता लग जाए कि एलर्जी है किस चीज से, तो हम उस हिसाब से उसके घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को पता हो कि मुझे किसी खाने पीने की चीजें से एलर्जी है, कि जैसे मैंने पहले बताया कि कनक से एलर्जी, दूध से एलर्जी, मूंगफली से एलर्जी, ये काफी कॉमन भी है। और इसके अलावा अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखेंगे, हेल्दी रखेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, इन सब चीजों का भी काफी इसके ट्रीटमेंट में काफी रोल है। तो आप काफी हद तक सिर्फ अपनी डाइट कंट्रोल से ही ठीक रह सकते हैं। लाइक नॉन वेजिटेरियन फूड, इन सबको इन्फ्लेमेटरी फूड्स कहा जाता है। तो अगर मुझे पता है कि मुझे कुछ शरीर की ऐसी बीमारियां हैं जिनका अभी तक कोई इलाज नहीं है, और मुझे रोज पेन किलर्स खाने पड़ते हैं या एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स लेने पड़ते हैं, या कई ऐसी ऑटो इम्यून बीमारियां जिनका अभी तक कोई इलाज नहीं है और हमें काफी तेज दवाइयां उनके लिए लेनी पड़ती हैं, तो सिर्फ डाइट की उसकी अपनी चेंज करके, अपने डाइट का स्टाइल अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करके हम कई बीमारियों का बिना दवाई के भी इलाज किया जा सकता है। तो मैंने आपको घरेलू उपाय बताए हैं कि अगर आप घरेलू उपाय का इस्तेमाल कर चुके हैं और आप देख रहे हैं कि आपकी कंडीशन में जैसे कोई आराम नहीं आ रहा, आपको जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है, तब आपको एलर्जी टेस्ट करा के ये जरूर पता कर लेना चाहिए कि आपको एलर्जी है किस चीज से, ताकि उस चीज की रोकथाम की जा सके। एलर्जी के टेस्ट कई प्रकार के होते हैं। इससे सबसे पहले तो होता है स्किन टेस्ट, जिसमें कि सुई के इस्तेमाल से हम जो एलर्जन होता है स्किन पे लगा के, चमड़ी पे लगा के और प्रिक टेस्ट किया जाता है। लेकिन प्रिक टेस्ट की ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि उसमें काफी सारे एलर्जन टेस्ट करने होते हैं, जो कि 130-140 एलर्जन जो टेस्ट करने होते हैं, तो उसके लिए इतनी नीडल्स के प्रिक मरीज लगवाना नहीं चाहता। और दूसरी बात यह है कि अगर करने वाले ने ठीक से ना किया हो, जोर से अगर नीडल का स्क्रैच पड़ जाए, तो वो फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट भी आते हैं। तो इसीलिए एक आसान तरीका ये है कि ब्लड टेस्ट होते हैं, जिसमें कि कार्ड्स लगा के ये देखा जाता है कि आपके कौन कौन से एलर्जेंस पॉजिटिव है। उसमें सिर्फ एक बार आपको ब्लड देना होता है 5 cc के करीब, और उससे सारा पता लगाया जा सकता है कि आपके कौन कौन से एलर्जेंस पॉजिटिव है। इसके अलावा एक स्किन पैच टेस्ट होता है,
वो उनके लिए किया जाता है कि जिस केमिकल के कांटेक्ट में आप रेगुलरली आ रहे हो, बार बार आपको उस केमिकल के कांटेक्ट में आ रहे हो और आपको डाउट है कि कहीं वो मुझे एलर्जी तो नहीं करता या मेरी चमड़ी में कुछ ऐसी खारिश के चिकत्ते वगैरह उसकी वजह से तो नहीं बनते, तो उसके लिए पैच टेस्ट किया जाता है। सपोज मैं जैसे हेयर डाई लगाती हूँ और मुझे शक है कि कहीं ये हेयर डाई शायद मुझे सूट नहीं कर रहा, तो उसके लिए वो पैच टेस्ट उस केमिकल से किया जा सकता है और पता लगाया जा सकता है। एलर्जी का पता लगाने के लिए सबसे पहले तो मरीज खुद अपने सिम्टम्स जो बताता है उससे एक अंदाजा हो सकता है कि किसको मरीज को एलर्जी। कुछ हमारे पास इनडायरेक्ट टेस्ट भी होते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट हम करते हैं और उसमें पता लगता है कि कुछ खास तरह के एलर्जी के सेल्स होते हैं जो कि उनके खून में बढ़े हुए होते हैं, जिससे हमें इनडायरेक्टली पता लगता है कि इनके एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास स्पेशल टेस्ट होते हैं जिसमें हम IgE लेवल को कहते हैं। अगर IgE लेवल किसी का बढ़ा हुआ हो तो हमें एक अंदाजा हो जाता है कि इस व्यक्ति के शरीर में कितनी एलर्जी है। और इससे ऊपर अगर हम जाएं तो हमारे पास खास टेस्ट होते हैं जिसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति को किस किस चीज से एलर्जी है, और उसके हिसाब से ही जैसे कुछ चीजों को हम बंद करवा के या उसका इम्यून सिस्टम पे कुछ ट्रीटमेंट देके पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। एलर्जी टेस्टिंग जो ब्लड के द्वारा की जाती है उसमें ब्लड का एक सैंपल लेना होता है 5 cc के करीब, और उसको फिर मशीनों में लगाया जाता है जैसे कि कार्डिया 250, यूरोब्लॉट। इन मशीनों, ये आधुनिक मशीनों में एलर्जी का टेस्ट बड़े अच्छी तरह से हमारा सेंटर, क्योंकि यहाँ पे हमारा जालंधर शहर जैसे एक एग्रीकल्चरल एरिया है, आसपास हमारे गांव खेत हरियाली बहुत ज़्यादा रहती है। इसकी वजह से हमारे यहाँ ज़्यादा करके रेस्पिरेटरी एलर्जी के पेशेंट्स काफ़ी आते हैं, इसी तरह स्किन के पेशेंट्स काफ़ी आते हैं, और इनके अलावा बाकी एलर्जीज जैसे कि आँख की एलर्जी के, पेट की एलर्जी के, और कई बार क्या होता है कि जो ये इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि मधुमक्खी या पीली वाली जो वास्प होती है, उसके बाइट्स के बाद कईयों को बहुत ज्यादा रिएक्शन होता है। इस तरह के पेशेंट्स ज्यादा। एलर्जी टेस्टिंग काफी वैसे सेफ प्रोसीजर है, लेकिन अगर आप जैसे चमड़ी का टेस्ट कराते हैं, स्किन प्रिक टेस्ट जिसको बोलते हैं, उस तरह से टेस्ट करवाने में कई बार क्या होता है कि जिस चीज से आपको एलर्जी है उससे रिएक्शन वहीं पे हो सकता है। इसलिए आपको टेस्ट ये किसी अच्छी संस्था में ही कराना चाहिए। जो ब्लड का टेस्ट किया जाता है उसमें कोई ऐसा नुकसान होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि सिर्फ ब्लड लिया जाता है 4-5 ml, जिससे कि शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता, और बाकी जो टेस्ट है उसके वो मशीन द्वारा किए। कोई भी मरीज एलर्जी टेस्ट करवाना चाहे तो हमारे सेंटर्स पे कहीं भी कांटेक्ट करके हमारे फोन नंबर पे हमसे अपॉइंटमेंट फिक्स करी जा सकती है, या फिर सीधे जालंधर सेंटर में आके कभी भी किसी समय भी एलर्जी का सैंपल लिया जा सकता है और टेस्ट